नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता हुआ कि कुछ ही समय बाद आपके त्रैमासिक एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी का जो त्रैमासिक पेपर है वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप इस वीडियो में आपको 80 नंबर के क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए आपके लिए सभी प्रश्न करना कैसा है, अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक आपके क्या रहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके 32 रहते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके 7 सही विकल्प पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही आपके क्या रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, साथ ही आपकी सही जोड़ियाँ पूछी जाती हैं, और साथ ही आपके क्या है एक वाक्य में उत्तर पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल आपके 32 पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा देखिए त्रैमासिक का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको त्रैमासिक की तरह ही तैयारी करनी होगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि आप त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते। यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए, ग्वालियर में हुई थी, झांसी में, रीवा में या दिल्ली में। तो हमें बताना है जो गिरिजा कुमार माथुर थी उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका झांसी में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। जितनी भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी IMP क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक त्रैमासिक कक्षा 10वीं हिंदी के त्रैमासिक का पिछले 3 साल के पेपर उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल का लगभग आपके 60 से 70% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपको लगभग 60 से 70 नंबर आपके, या हम बोल सकते हैं 60 से 70% नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा उनसे। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर त्रैमासिक पेपर तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर भी मैं आपको इसकी PDF को सेंड कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के किस गाँव में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेनीपुर। ठीक है, बेनीपुर नामक गाँव में हुआ था, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था कि नाना साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया था। तो ये खीरा खाने का निमंत्रण दिया था, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है लेखक ने अपनी कहानी लिखते हुए ट्रेन की कौन सी क्लास का टिकट लिया था। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास का लिया था, सेकंड का, AC क्लास का, या जनरल क्लास का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो सेकंड क्लास का उन्होंने टिकट लिया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरदास जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले। पहला है 1478 ईस्वी में, 1378, 1473 या 1575। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं है तो फिर मैं इसका आंसर आपको कमेंट में ही बता दूंगा। ठीक है, तो मेरा देखिए ये आपको इसे आप एक क्या मॉडल पेपर समझ सकते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर के तरीके से आप इसको याद करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और भी यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान भी मैंने यहाँ पर दिए हैं। सूरदास के पदों का संकलन में है, क्या सात लहरी में है, सूरसागर में, तो आंसर हो जाएगा सूरसागर में है। सूरदास ने कार्यस्थल भक्ति को श्रेष्ठ माना है, निर्गुण भक्ति को माना है, सगुण भक्ति को। तो उन्होंने क्या, सूरदास जी ने क्या सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है। ठीक है, और आपको सूरदास की रचना ही पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में रचना भी पूछ सकती हैं। ठीक है, तो रचना में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सूरदास की पहली हो जाएगी आपकी सूरसागर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सूरसागर। सेकंड आपकी हो जाएगी सूरसारावली, सूरसारावली। ठीक है, फिर आपकी जो थर्ड हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी साहित्य लहरी। ठीक है, अगर आपको ये 3 पता हैं तो ये आपके लिए इनफ है। ठीक है, साहित्य लहरी। इन तीनों से अतिरिक्त आपकी कोई भी रचना सूरदास जी से संबंधित नहीं पूछी जाएगी। इन तीनों को लेकिन जरूर पता होनी चाहिए, इन तीनों के बारे में आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूरदास ने अपने काव्य में
भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जब आप सूरदास जी का कवि परिचय याद करते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि सूरदास जी ने अपने भावों को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। ये आपको पढ़ा भी होगा, उन्होंने अपने जो भावों को क्या क्या ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया, तो उनकी भाषा क्या हो जाएगी, उनकी भाषा हो जाएगी ब्रज भाषा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका क्वार्टरली एग्जाम हो, ठीक है, या आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, या आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो, या आपका फाइनल एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसे आप अच्छी तरीके से आज ही पढ़ लीजिएगा। जो सूरदास जी की जो प्रमुख ग्रंथ है उनका वो है आपका रामचरितमानस। ठीक है, क्या है, रामचरितमानस। ध्यान से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पीछे आपका छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए आज ही इसे याद कर लीजिए। वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं तुलसीदास जी का जो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि तुलसीदास जी का सबसे जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है या सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस ही है उनका सबसे प्रमुख प्रसिद्ध जो क्या प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, आगे देखिए, बाल गोविंद भगत खालिस्तान के ही गीतों को गाते हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं, तो ये हो जाएगा कबीर। तो ये आपका क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं, आपको मिलाना है सूर्य के पद, उत्साह। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पर दी गई निराला, राम लक्ष्मण तुलसीदास अट रही है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपको इन जोड़ियों को मिलाना है। एक वाक्य में भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं। वैसे आपको 7 देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको लगभग 10 क्वेश्चन दिए हैं, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। आपको साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो भक्ति काल की शाखाएँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, सभी शाखाओं के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। प्राय गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, फिर हमारा सूर सरावली के कवि का नाम क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि देखिए सूरदास जी की मैंने सभी रचनाओं के बारे में आपको इसलिए बताया कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि सूर्य सरावली के कवि कौन है, तो अभी मैंने बताया कि जो सूर्य सरावली के कवि हैं वो सूरदास जी हैं। ठीक है, मैंने तीनों रचनाओं के बारे में बताया और मैंने आपसे ये भी कहा है कि इन तीनों के अतिरिक्त कोई भी रचना आपकी नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन इन तीनों को जरूर आपको याद करना है। मैं फिर बता देता हूँ, पहले ये हो जाएगी आपकी सूर्य सागर, दूसरी सूर्य सरावली और तीसरी है आपकी साहित्य लहरी। इन तीनों के बारे में ये आपको याद कर लेना, अगर याद नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है आपका। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी देखना चाहते हैं तो आपको क्या है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है MP बोर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ MP बोर्ड। फिर आपको लिखना है त्रैमासिक पेपर 2022 क्लास 10th हिंदी, ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है स्टडी विद हेमेंद्र। ठीक है, स्टडी विद हेमेंद्र आपको लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों का आपका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से आप इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं। लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये बताना है। उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है, ये हमें बताना है। बादल किस दिशा से आते हैं, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, ये हमें बताना है। बादल के हृदय में कौन छुपे हैं, ये हमें बताना है। सभी महत्वपूर्ण है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ सत्य असत्य भी, जो आपको ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आपके लिए यहाँ पर मैंने रख दिया है। बाई चांस अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको इनकी भी तैयारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है, हमें बताना है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था या नहीं होता था, ये बताना है। जॉर्ज पंचम की नागपाट में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया है, ये सत्य है या सत्य। रामचरितमानस यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रामचरितमानस एक खंड काव्य है या नहीं, ये हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, खंड काव्य है। तो ये आपको बताना है कि खंड काव्य है या नहीं, सत्य है या सत्य। तो आप सभी को पता है जो रामचरितमानस है वो क्या है, एक महाकाव्य है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मैंने जो मिसप्रिंट हुआ था इसको मैंने आपको सही करके बता दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन था रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो रामचरितमानस है वो क्या है, आपका महाकाव्य है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो यहाँ पर होगा आपका एकांकी। ठीक है, एकांकी यहाँ पर होगा आपका, एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। ठीक है,
जब आप नाटक और एकांकी में अंतर पढ़ते हैं, जब आपको वहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में क्या होता है, केवल आपका एक ही अंक होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा, 4 अंक नहीं होते। फिर है जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्विगु समास होता है, तो ये क्या सत्य है या असत्य, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर क्या आपका द्विगु समास नहीं होता, आई थिंक द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व होता है यहाँ पर। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास होता है उसमें आपका प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दशानन, ठीक है, पंचवटी, ये आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। यहाँ पर पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, दशानन अर्थात यानी कि 10 हैं जिसके आनंद, अर्थात रावण, इस तरीके से। दशानन तो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, दशानन नहीं होगा, पंचवटी आपका होगा, ये बहुब्रीहि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न 6 दिया गया है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला है सशतबाहु कौन था, आत्मकथ कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है, नाग किसका प्रतीक होती है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, वर्णों के सातवें समूह क्या कहते हैं, भोलेनाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो मैंने यहाँ पर दिए गए हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, ये आपको बताना है। अथवा मैं परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में देनी है। कैप्टन की मृत्यु के समाचार देते वक्त पान वाला उदास हो जाता है, तो इसका क्या कारण है, ये 2 अंक वाले सभी क्वेश्चन है, ठीक है। बाल गौन भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसके बारे में लिखना है। माता का आंचल पाठ के आधार पर निम्नलिखित शिशुओं का नाम भोलेनाथ कैसे पड़ा, ये बताना है। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं जॉर्ज पंचम वाला यहाँ पर दिया गया है कि जॉर्ज पंचम की जो लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या की है, भक्तिकाल की 2 विशेषताएं बतानी है। यहाँ पर एम प्रिंट हुआ है, ठीक है। भक्तिकाल की 2 विशेषताएं, कहानी उपन्यास में अंतर, गीत का छंद की यहाँ पर हमें डेफिनेशन लिखनी है गीत का छंद की, ठीक है। हरिगीत का छंद की परिभाषा लिखनी है। महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर, किन्हीं 2 नाटककारों के नाम और उनकी रचनाओं के बारे में बताना है। रस की परिभाषा देनी है, ठीक है। कोई भी किसी भी जो है आपके हैं उनकी जो भी आपको याद हो रस की परिभाषा वो आपको यहाँ पर लिखनी है। विरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर संधि विच्छेद आपको करना है। हिमालय का, जगदीश का, मनोरथ का, यहाँ पर देख सकते हैं सभी जिस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आता है यहाँ पर देखिए कवि परिचय सूरदास जी और जयशंकर प्रसाद का कर लेना आपको याद, ठीक है। इन्हीं में से आपका आ जाएगा, हो सकता है आप तुलसीदास जी का भी याद कर लीजिएगा, इन तीनों में से आपको देखने को मिल जाएगा। सूरदास, तुलसीदास जी, इनमें से ज़्यादातर पूछा जाता है। इस तरीके से आपको इन सभी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए इन सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर डेफिनेटली अपने जो आपका त्रैमासिक एग्जाम है उसमें करेंगे। यहाँ पर देखिए शुल्क मुक्ति के लिए आपको आवेदन पत्र करना है, साथ साथ वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखने वाला ये भी आपको कर लेना है। और यहाँ पर एक आपको ऐसे यानी निबंध याद करना है जो कि हो जाएगा विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छ भारत अभियान और मेरा प्रिय खेल, ठीक है। और आप एक वो भी कर सकते हैं विज्ञान का चमत्कार, अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पर्यावरण प्रदूषण आपको याद होना ही चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान होना ही चाहिए। और आई थिंक आपकी बार आपका कोरोना वायरस भी आपका अगर सिलेबस में आ गया तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने पूरा आपको पेपर बता दिया है। आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार हम सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपका अपना स्टडी चैनल स्टडी विद हेमंत। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए।